हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में दो बहनों की जज्बे की कहानी है। कैसे वो एक दूसरे के साथ छोड़े बिना मुसीबतों से लड़ती रही। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे नाम के शहर से, जहाँ पर हम एक नदी को देखते हैं जिसमें ईडा जो कि बड़ी बहन है और तूबा जो कि छोटी बहन है, दोनों स्कूबा ड्राइविंग कर रही हैं। लेकिन तभी तूबा कहीं खो जाती है। उसकी बहन उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती और इसके बाद वो शोर मचाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भागते हुए आती हैं और पानी में कूद जाती हैं और बड़े ही मुशक्कत के बाद तूबा उन्हें मिलती है, लेकिन आज उसकी जान जाते जाते बची थी। मॉम ईडा को बहुत सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम इसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ईडा भी अब सिर्फ 13 साल की है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सॉरी कहती है और दोस्तों, यहाँ पर ईडा को पता था कि अगर गलती से कुछ अनहोनी हो जाती तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती और इसी वजह से उसने उस दिन के बाद कभी भी स्कूबा ड्राइविंग ना करने का फैसला किया। ये हादसा आज भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वो कई रातों को इसी वजह से सो नहीं पाती। हालांकि 25 साल बीत गए हैं लेकिन सब कुछ वैसा ही है। एक बेटी भी है उसकी, जिसे सुलाने के लिए वो जाती है तो वो उसे कहती है कि माँ, अभी आप स्कूबा ड्राइविंग कर सकती हो लेकिन आप नीचे क्यों नहीं जाना चाहती। वो उसे सच बताती है, उन्हें नीचे जाने से डर लगता है। पर उसकी बेटी बताती है कि उसकी टीचर कहती हैं कि उन्हें जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ का उन्हें डट कर सामना करना चाहिए। ऐसा उनका ये डर खत्म हो जाएगा और वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको तूबा के साथ प्रैक्टिस करने पानी के नीचे जाना चाहिए, वही आपका सपना था ना। यहाँ ईडा कुछ नहीं कहती और उसे सुला देती है, लेकिन उसकी बेटी की कही हुई बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो अभी सोच में है। वहीं दूसरी ओर हम तूबा को देख, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर है और उसका काम है समुद्र की गहराइयों में जाना। और आज दरअसल एक शिप के फंस जाने के सिलसिले में उसे बुलाया गया। उसे नीचे जाना और उसके प्रेपिकुलर को ठीक करना है, क्योंकि उसमें शायद कुछ फंस गया है। इसीलिए वो नीचे जाती है और ये जॉब उसकी बहुत खतरनाक होने वाली थी, लेकिन तूबा को अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो बिना डरे अपने काम को करना शुरू करती है। बड़े वाले फैन के पास जाकर उन्हें चेक करती है, लेकिन वो तो पूरा सही था। इसीलिए वो दूसरे वाले के पास जाती है जिसके लिए उसे शिप के नीचे उसकी बॉडी में जाना था। वहाँ उसे असल में फैन में कुछ जाली फंसी हुई मिलती है, जिसको वो हटाने की कोशिश करती है और साथ में ऊपर ऑपरेटर से मजाक में कहती है कि तुम लोग ने इसे ऑफ तो करा है, अगर ये फैन ऑन हुआ तो मेरा कीमा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसे जिस बात का डर था वही होता है। वो असल में फैन मैनुअल मोड पर सेट था और उस जाल के हटने के बाद वो फिर से चलना शुरू हो जाता है। तूबा ऑपरेटर को बहुत गालियां दी और बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। इसलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतार कर फेंक देती है, जो जाकर उस फैन में फंस जाता है और उसकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन ऊपर डेक पर आकर वो पायलट को बहुत मारती है और उसे बहुत सुनाती है, लेकिन सभी लोग उसे शांत कराते हैं। यहाँ वो अपने कटे हुए हाथों को देखती है, जिससे वो उदास हो जाती है। लेकिन अगले ही पल हम उसे खुश देखते हैं, क्योंकि आज ईडा उसे मिलने के लिए आ रही है और वो दोनों सालों बाद मिल रहे हैं और यही वजह है कि वो जल्दी छुट्टी लेकर निकल जाती है। उधर हम ईडा को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वहां पर तूबा उसका वेलकम करती है। जिसके बाद दोनों कार में बैठते हैं, जहां पर उसे उसकी माँ मिलती है, जो उसे बेटी के बारे में पूछती है। दरअसल शादी के बाद ईडा स्वीडन में रहने लग गई अपनी बेटी के साथ, पर अब वो डिवोर्स देने वाली है। इसी सिलसिले में वो अपनी माँ से बात करती है। घर पहुंचने पर वो उसे झील को देखती है जहाँ पर वो घटना हुई थी। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तूबा के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम वहाँ स्वीडन क्यों नहीं आती। क्लारा बार बार तुम्हारे बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ तूबा बताती है कि उसकी एक नई जॉब लग गई है फिलीपींस में, जिसके लिए उसे अब कुछ दिन के लिए निकलना होगा, पर वो ज़रूर इसे मिलने के लिए आएगी। अब बातों ही बातों में स्कूबा डाइविंग करने का प्लान बना लेते हैं ये लोग और कहते हैं कि क्यों ना कल हम लोग साइड डाइविंग करें। तो ईडा कुछ नहीं कहती। अगली सुबह हम दोनों को ही समुद्र किनारे जाते हुए देखते हैं, यानी कि ईडा मान गई है। लेकिन जब वो कार से उतरती है तो हम उसके चेहरे को देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कई सालों से डाइविंग नहीं करी, लेकिन तूबा को अच्छी ड्राइविंग आती है, इसीलिए वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन बताती है। जिसके बाद वो लोग वही पहाड़ किनारे एक टेंट लगाते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगती है और तापमान गिर जाता है। ईडा वापस चलने को कहती है, लेकिन तूबा उसे समझाती है कि टेंशन मत लो, क्योंकि ये हर रोज यहाँ पर होती रहती है। तुम बस लंबी सांस लो और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग 13 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और 2 घंटे डाइव करेंगे। वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सारी किट को पहन लेते हैं और समुद्र की गहराई में उतर जाते हैं, जहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो कि बचपन से भी ज्यादा खतरनाक है, उन्हें जिसके लिए शायद ईडा अभी तैयार नहीं है, इसीलिए वो घबरा रही है। वो दोनों नीचे उतरते हैं और तूबा आगे आगे चलती है, क्योंकि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है अपनी मॉम के साथ। लेकिन ईडा के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है। एकदम वो वहाँ पर पत्थरों को देखते हैं जो कि पानी से कट चुके थे
और उसकी वजह से उन पर काफी अच्छे डिजाइन बन गए थे। तूबा ईडा को मास्क हटाने को कहती है लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसे एक शाफ्ट के पास लेकर जाती है जहाँ पर मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। तो तूबा मास्क उतार कर उसे दिखाती है और बताती है कि यहाँ पर देखो, यहाँ इस पत्थर पर मैंने हमारी मॉम का नाम लिखा है जब हम लोग यहाँ पर पहली बार आए थे। वो मास्क उतारती है और फिर देखती है, जिसके बाद वो उसे और भी बातें बताती है कि कैसे वो दोनों काफी मस्ती किया करते थे। और ये बताते हुए खूब हंसती है, लेकिन ईडा के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वो इरिटेट हो रही थी उसकी बातों से। आखिर में उसका गुस्सा बाहर आ ही जाता है जब वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों लोग काफी मस्ती करते हो, पर तुम्हें पता है जब मॉम का डिवोर्स हुआ तो मॉम ने तुम्हें अपने पास रख लिया और मुझे डैड को दे दिया, जिसके बाद मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई। तुम एडवेंचरस बन गई और तुम दोनों ने खूब एंजॉय किया। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो अब चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी, लेकिन आखिर में तूबा बात को ठंडा करती है क्योंकि ये लड़ने की सही जगह नहीं है। जिसके बाद दोनों फिर से नीचे जाने लगते हैं। वहाँ तूबा उसे एक जगह रुकने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसे वहाँ 2 बड़ी शार्क दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ से चलने को बोलती है। लेकिन तूबा कहती है कि वो बस हमें देखने के लिए आ रहे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम घबराओ नहीं। लेकिन ईडा को तो आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देती है। पर तूबा देखती है कि वो दोनों शार्क वहाँ से डर कर चली गई हैं। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर असल में कुछ बड़े पत्थर नीचे तेजी से आ रहे थे। तूबा उस पत्थर के नीचे आ जाती है और वो 13 फीट के बजाय 72 फीट नीचे चली जाती है और जाकर समुंदर की सतह पर रुकती है। अब ईडा ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और तूबा चिल्लाना शुरू करती है। तभी उसे डिवाइस में तूबा की आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। मैं जैसे बता रही हूँ तुम वैसे ही नीचे आती रहो। दोस्तों, वो अपनी उस लोकेशन को बताती है जिसको फॉलो करते हुए ईडा नीचे आती है और वहाँ वो देखती है कि तूबा एक विशाल पत्थर के नीचे फंसी हुई है। पर वो जिंदा है और ठीक है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, इसीलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है कि उस पत्थर को हाथों से हिला पाना असंभव है, वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। ये बात दोनों को अच्छे से पता थी। तूबा यहाँ पर अच्छे से बिहेव करती क्योंकि अगर वो ज़्यादा परेशान दिखने तो ईडा भी डर जाएगी कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो न जाए। लेकिन तूबा उसे शांत होने को बोलती है और कहती है कि देखो, मेरी तरफ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो हम लोग नहीं बचेंगे क्योंकि कुछ ही देर में मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी। इसीलिए सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें मेरे बैग से एक लोकेशन मार्कर निकालना होगा, उसे खोलकर यहाँ पर लगा दो और मेरे आसपास लाइट को ऑन कर दो। वो ऐसा ही करती है। इसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है और बताती है कि तुम्हें ऊपर जाना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सीधा स्विम करके ऊपर पहुंचना होगा और इसके बाद वहां पड़े 2 ऑक्सीजन सिलेंडर को नीचे लेकर आना होगा। ईडा समझ जाती है, वो सीधा स्विम करती है। हालांकि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में बबल बनने लगते हैं जो कि दिमाग तक पहुंच सकते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वो जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि उनके सामानों के ऊपर तो पत्थर गिर गए। वो फौरन तूबा से कनेक्ट करती है और उसे ये सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। उसकी बहन उसे कार के पास जाने को बोलती है और कहती है कि अंदर 2 सिलेंडर है, साथ में एक जैक भी है जिसे लेकर तुम्हें जल्दी से नीचे आना होगा, उसकी मदद से हम इस पत्थर को हटा सकते हैं। तो ईडा फौरन काम पर लग जाती है और सबसे पहले तो वो कार के शीशे को तोड़ती है, उसके अंदर से दोनों सिलेंडर को बाहर निकालती है। लेकिन जब बारी आती है डिग्गी की तो उसे खोलना मुश्किल हो जाता है। दरअसल दोस्तों, इस कार की कीज उसी बैग में है जो कि उन पत्थरों के नीचे दब चुका है। उसे अब कैसे भी करके डिग्गी को खोलना होगा, वो भी बिना चाबी के, जिसके लिए वो अपना दिमाग चलाती है और सबसे पहले तो कार की बैक सीट को देखती है जहाँ पर उसे एक गैप दिखता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ से डिग्गी को खोला जा सकता है, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। वो उस बैक सीट को ही फाड़ देती है और फिर उस डिग्गी तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बीच में एक स्टील की परत थी जिसे फाड़ पाना असंभव था। वो कार में पड़े एक मैप को भी देखती है, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि और चीजें कर सके, क्योंकि तूबा की ऑक्सीजन बस 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसे फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर देना होगा। वो दोनों सिलेंडर को लेकर नीचे जाने लगती है। पर दोस्तों, तभी वहाँ एक प्लेन गुजरता है जिसे देखकर वो उसकी तरफ इशारा करती है और फ्लेयर भी चलाती है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। पर उसकी आवाज़ अभी भी आ रही थी, शायद वो आसपास ही कहीं घूम रहा हो। ईडा वहीं खड़ी रहती है, लेकिन इतने में तूबा उससे कहती है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, उसे कैसे भी करके नीचे आना होगा। यहाँ ईडा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या करे, प्लेन के लिए रुके या फिर नीचे जाए। उसी चक्कर में उसके हाथ से वो सिलेंडर नीचे गिर जाता है और फिर क्या था, अब उसे नीचे जाना ही होगा, इसीलिए वो तुरंत नीचे उतरती है, लेकिन तब तक वो सिलेंडर गायब हो चुका था।
उधर ऊपर वो प्लेन वापस आता है, लेकिन वहाँ किसी को ना देखकर वो चला जाता है। यानी कि दोनों रास्ते अब ईडा ने गवा दिए हैं। अब तूबा को ढूंढते हुए नीचे आ जाती है और उसे अपना मास्क पहना देती है और कहती है कि मुझसे वो सिलेंडर गुम हो गया है, इसीलिए तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। और यहाँ पर वो अपनी बहन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है और बिना मास्क के ही उस सिलेंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है, जो कि उसे थोड़ी ही दूर पर मिल भी जाता है, जिसे लेकर वो फौरन उसके पास जाती है और सबसे पहले तो उसका मास्क को खुद लगाती है, क्योंकि उसने बहुत देर से सांस को रोक रखा था। वो तूबा को उस सिलेंडर से जोड़ देती है और सब शांत होने के बाद वो उसे प्लेन के बारे में बताती है। तो तूबा कहती है कि ठीक है, तुम ऊपर जाकर देखो, क्या पता वो दोबारा आया हो। अगर वो नहीं आया होगा तो तुम डिग्गी को खोलने की कोशिश करना। ईडा ऊपर जाती है और आसपास देखती है, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि वो प्लेन जा चुका है। इसलिए तूबा उसे बताती है कि तुम्हें डिग्गी को तोड़ना होगा, उसके अंदर जैक होगा, उसे लेकर तुम्हें नीचे आना ही होगा। लेकिन उसके दिमाग में वो घर वाला आइडिया घूम रहा था कि आखिर उसे तूबा की बात को मानना पड़ता है। वो उस डिग्गी को खोलने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो घर जाने का सोचती है और चल पड़ती है। बड़ी ही देर बाद वो घर उसे आसपास दिख जाता है, जो कि मैप में था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसीलिए उसे मजबूरन खिड़की को तोड़कर अंदर जाना पड़ता है और वहाँ पर एक डॉग उसका इंतजार कर रहा था, जो अंदर घुसते ही उसकी तरफ बढ़ता है और मजबूरन खुद की जान बचाने के लिए ईडा को उसे मारना पड़ता है। अब वो पूरे घर में कुछ सामानों को ढूंढती है जिससे वो डिग्गी को खोल सके, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कंप्यूटर को ऑन करती है, शायद वो किसी को मैसेज के जरिए बता सके, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट चल ही नहीं रहा है और इसीलिए आइडिया भी बेकार हो जाता है। उसे फिर से कुछ ढूंढना शुरू करना पड़ता है और आखिर में जाकर उसे एक टूल मिलता है जो थोड़ा घुमा हुआ था। जाते जाते वो जगह लिख देती है कि वो दो लोग यहाँ पर इस लोकेशन पर फंसे हुए हैं। मे भी उसके जाने के बाद यहाँ पर कोई आए उनकी मदद करने के लिए। यहाँ से वो सीधा अपनी कार के पास पहुँचती है और उस डिग्गी को उस टूल की मदद से खोलने का ट्राई करती है और फाइनली इस बार वो खुल जाता है। लेकिन अफसोस उसके अंदर ना तो कोई जैक होता और ना ही कोई स्टिपनी। वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं बैठकर रोना शुरू कर देती है। अब क्या होगा, उसकी बहन बच पाएगी या फिर नहीं? ऐसे तो उसकी बहन मर जाएगी, क्योंकि ये आखिरी सिलेंडर है जो उसने दे दिया। उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। वो मायूस हो जाती है। उसका डॉग उसे ऐसे रोते हुए देखकर चुप हो जाता है। लेकिन तभी ईडा को अपनी माँ की याद आती है कि कैसे उन्होंने उसकी बहन की जान बचाई थी बचपन में। वो फिर से खड़ी उठती है और वहां लगे एक साइन बोर्ड को उखाड़ लेती है। फिर उसे नीचे ले जाने लगती है, शायद इससे कुछ काम बन जाए। जाते जाते उसे अपना छोड़ा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है, जिसमें 50% गैस बची थी। वो उसे लेकर नीचे जाने लगती है और तूबा के पास पहुंचकर उसे जैक ना मिलने के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पास ऑक्सीजन बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं अपने साथ ये दूसरा सिलेंडर लेकर आई हूँ। लेकिन पहले हम इस पत्थर को हटाते हैं। वो उस लकड़ी से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी था। यहाँ पर वो टस से मस नहीं हो रहा था और उधर ईडा का ऑक्सीजन भी खत्म होने लगता है। वो दूसरे सिलेंडर को लगाने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि उसका वास टूट चुका है और इसी वजह से उसमें पाइप नहीं लग सकती है। यानी कि जो ऑक्सीजन है अब उसे उसी में काम चलाना होगा। तूबा भी अब परेशान होने लगी है कि ये उनका आखिरी चांस है। ईडा बताती है कि उसके पास 4 या 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है, इसीलिए उन्हें जो करना है जल्दी करना होगा। तूबा सबसे पहले शांत होने को बोलती है और फिर से कोशिश करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों इस बारी तो लकड़ी ही टूट जाती है और साथ में तूबा की सारी बचने की उम्मीदें भी। लेकिन तूबा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उस लोकेशन बैलून को इस पत्थर के नीचे रख दें, जिसके बाद जब उसमें हवा भरेगी तो ऊपर जाएगा और ऐसे में वो पत्थर हिल जाएगा। अब वो ये चीज़ भी ट्राई करते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं आता। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था इनके लिए। जो भी इन लोगों ने ट्राई किया वो किसी काम का नहीं था। आखिर में ईडा फैसला लेती है कि वो यहीं उसके साथ रुकेगी, क्योंकि ऐसे वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। दोनों बहन रोना शुरू कर देती हैं। ईडा ने यह गलती पहले भी करी थी, अब फिर से वही गलती उसे दोबारा हो गई। लेकिन तूबा उसे मना करती है और ऊपर जाकर मदद ढूंढने को बोलती है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन, जो कि इनके पास नहीं है। पर ईडा नहीं रुकने वाली थी। वो अपना मास्क तूबा को पहना देती है और खुद बिना मास्क के ही ऊपर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके नाक से खून आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर अब बबल बनना शुरू हो गए। वो ऊपर तो आ गई है, पर मदद किससे मांगे? यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है। यही बात उसे परेशान करने लगती है और वो तेज तेज चिल्लाने लगती है। उसका डॉग भी चुप था। उसे ऐसे पहले कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ भयंकर होता है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है और ईडा की नज़र सामने पड़े उसी पंचर किट पर पड़ती है जो कि उसे डिग्गी से मिली थी। वो उसे लेकर फिर से नीचे जाती है और वहां जाकर उस पत्थर के नीचे पड़े उस लोकेशन बैलून को, जो उसमें छेद होता है, उसको बंद कर देती है, जिस वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन भरना शुरू हो जाता है।
और यहाँ पर देखिए लकीली इस बारी वो बैलून ऊपर आ जाता है और वो पत्थर हिलना शुरू हो जाता है और फाइनली तूबा वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन रुकिए, अभी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दोनों ऊपर जा रही होती है लेकिन तभी ईडा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर अब बबल बन गए थे। वो उसे सबसे पहले उस शाफ पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे अपना मास्क दे देती है, जिससे कि उसे होश आता है और फिर वो उसे बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो फौरन नीचे जाती है और वहां पड़े आधे ऑक्सीजन सिलेंडर को तोड़ देती है, जिसके बाद क्या था, दोनों ही प्रेशर बनने की वजह से सीधा ऊपर आ जाते हैं और बच जाते हैं। तूबा ईडा को लेकर किनारे तक आती है लेकिन उसकी नाक से अभी भी खून आ रहा था, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। सबसे पहले तो तूबा आग जलाती है ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके और उनकी खुशनसीबी होती है कि वहां पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर घूम रहा था। उसे देखकर तूबा हाथ हिलाती है और वो उन्हें देख लेते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। पूरी कहानी में ईडा ने कई बार हिम्मत हारी लेकिन वो कोशिश करती रही, इसीलिए उसकी बहन की जान बच पाई। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए, बस अपने तरीके को बदलने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।